आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस एंड लामीज थ्योरम के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स के बारे में। बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है जब आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे लॉ और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस के बारे में। व्हाट इज लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस? इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड बाय द sides of a polygon taken in order, then their resultant is obtained by the closing side of the polygon taken in opposite order। इसका मतलब ये है कि कोई भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि दो फोर्स किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और उसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। लेकिन दो से अधिक, है ना, 3, 4, 5 इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है, दो से अधिक फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी पॉइंट पे, किसी रिजिड बॉडी पे, ठीक है, और ये प्लेन क्या हो, को प्लेनर हो, एक ही प्लेन पे हो, तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोई रिजिड बॉडी है, उसके किसी पॉइंट पे दो से अधिक फोर्स को प्लेनर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये सभी फोर्स को पॉलीगन के साइड्स के फॉर्म में हम लोग ड्रॉ करते हैं और लास्ट में जो एक क्लोजिंग लाइन या क्लोजिंग साइड होता है उन सभी फोर्स का वो रिजल्टेंट होता है। इट इज़ लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जैसे हम दो फोर्स को मिला के ट्रायंगल बना रहे थे, वैसे ही दो से अधिक फोर्स है, 3 है, 4 है, तो उनको हम लोग लेके एक पॉलीगन ड्रॉ करें। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा प्लेन जिसमें 3 या 3 से अधिक क्या हो, साइड्स हो। ठीक है, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सभी क्या है, पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट P है रिजिड बॉडी में, जिस पे फोर्स F1, F2, F3, F4 इस तरीके से एक्ट कर रहा है। F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स और F4 फोर्स। ये सभी फोर्स का वैल्यू आपको पता रहेगा, न्यूटन में 100 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, कितना। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम F1, F2, F3, F4 ऐसा ले रहे हैं। ये फोर्स के लिए कंडीशन क्या है कि सभी फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्करेंट फोर्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सभी फोर्स को प्लेनर फोर्स भी होना चाहिए, मतलब एक ही कॉमन प्लेन पे एक्ट करना चाहिए। तो ये चार जो फोर्स है, यहाँ पे 4 फोर्स लग रहा है, इसमें 5-6 फोर्स भी हो सकते हैं। सभी फोर्स को लेके हम लोग एक पॉलीगन ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन, एक समतल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हम स्केल वैल्यू लेंगे। जैसे F1 का कुछ वैल्यू है 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन का हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। F2 का 200 न्यूटन मान लो वैल्यू है, तो उसका स्केल के हिसाब से चेंज कर लेंगे। मान लो 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ऐसा हम लेके स्केल मानेंगे और ये हम लोग इसको फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। जैसे F1 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल स्केल सेट करके इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करिए, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका लेंथ जो होगा वो F1 के वैल्यू के हिसाब से होगा, जितना स्केल लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, पॉइंट P से स्टार्ट किया, P से A, ये लाइन F1 फोर्स को शो कर रही है, स्केल वैल्यू हमने जितना लिया है। अब F2 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल स्केल सेट करके A से एक लाइन ड्रॉ करिए AB। अब इसका डायरेक्शन भी आपको ध्यान देखना है कि F1 फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ है उसी तरफ डायरेक्शन को शो करेंगे। जैसे F2 फोर्स का डायरेक्शन राइट साइड तरफ है, तो राइट साइड में ही AB का डायरेक्शन होगा। वैसे ही F3 के पैरेलल सेट करके B से स्टार्ट करिए, ये BC लाइन जो F3 को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका लेंथ F3 के वैल्यू के हिसाब से होगा और डायरेक्शन भी F3 की तरह ही होगा। वैसे ही F4 के पैरेलल सेट करके C से हमने D ड्रॉ कर लिया, ये CD लाइन है, F4 फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एक्यूरेट स्केल लेके एक्यूरेट लेंथ और डायरेक्शन जैसा है
वैसा ही आपको लेना है। तो ये 4 फोर्स है, चारों फोर्स को हमने पॉलीगन के 4 साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इसका डायरेक्शन जो होगा ऑर्डर में होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा सभी फोर्स का। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ये चारों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मतलब हम लोग जानते हैं कि 4 फोर्स की जगह कोई एक सिंगल फोर्स लगाए, तो चारों फोर्स का वो सिंगल फोर्स जो होगा रिजल्टेंट होगा। ये 4 फोर्स मिलके जो काम कर रहा है वो सिंगल फोर्स अकेला काम कर देगा, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? इन चारों का रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये 4 फोर्स के बराबर रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा P और D को ज्वाइन करने से जो मिलेगा। तो P और D को ज्वाइन कर दीजिए, इसका लेंथ आप मेजर करिए और स्केल वैल्यू के हिसाब से इसको आप न्यूटन में चेंज कर लीजिए। तो ये वैल्यू भी मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन। जैसे P से A, A से B, B से C, C से D हमने एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ किया, लेकिन रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इन सब के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि इन सभी 4 फोर्स का रिजल्टेंट होगा R1। R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1, F2, F3 एंड F4। ठीक है, क्लियर है? यही लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स है। अगर यहाँ पे ये जो PA, AB और BC, CD लाइन है, उसके बीच में कोई गैप नहीं, मतलब पॉइंट D पॉइंट P पे मिल जाता तो ये क्लोज्ड पॉलीगन मिलता 4 साइड वाला। तो ऐसा सिचुएशन होता तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 फोर्स वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। अगर ये क्लोज्ड पॉलीगन हमें मिलता है चारों फोर्स को लेके, तो इसका मतलब ये है कि ये चारों फोर्स आपस में क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते। तो लॉ ऑफ पॉलीगन इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी शो करता है। अगर ये चारों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलीगन होगा वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका कुछ रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इसलिए जो D पॉइंट है P पे नहीं मिला। P D के बीच में कुछ लेंथ आपको मिलेगा जो उसका रिजल्टेंट को शो करेगा। क्लियर है? 2 तरीके से पॉलीगन को हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसा लॉ ऑफ ट्राइंगल को हम डिफाइन किए थे। अब इस पॉलीगन से जो पॉलीगन मिला है, 5 साइड्स वाला पॉलीगन हमें मिला है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें 5 साइड्स है, ये 5 साइड्स वाला पॉलीगन है। ठीक है, जिसको हम पेंटागन बोल सकते हैं। अब इस जो पॉलीगन हमें मिला है, यहाँ से हम लोग केवल चारों फोर्स का रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, इसके अलावा हम कोई भी 3 फोर्स या कोई भी 2 फोर्स का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें F1, F2, F3 का रिजल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? P से C वाले लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये P से PC लाइन जो है किसका रिजल्टेंट को शो कर रहा है? ये शो करेगा F1, F2 और F3 फोर्स के रिजल्टेंट को। आप PC का लेंथ मेजर कर लीजिए, स्केल वैल्यू के हिसाब से न्यूटन में चेंज करिए, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और डायरेक्शन जो होगा वो F1, F2, F3 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो R2 क्या है? R2 इज रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्स F1, F2 का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायग्राम से। PB को आप ज्वाइन करिए, PB का लेंथ मेजर करिए, ये R3 है, R3 इज F1 रिजल्टेंट, R3 इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। R3 लाइन का लेंथ मेजर करिए, स्केल वैल्यू के हिसाब से आप न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। और PB का डायरेक्शन आप देखिए F1, F2 के अपोजिट है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है किसका? F1 और F2 फोर्स का रिजल्टेंट। तो कोई भी 2 फोर्स, 3 फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, या सभी फोर्स का रिजल्टेंट इस डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स बहुत सारे कॉन्करेंट को प्लेनर फोर्स का रिजल्टेंट निकालने का क्या है? ग्राफिकल मेथड है। आई होप कि ये लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्टोन है, पत्थर है, जिसको 5 लोग ऐसे रस्सी से बांध के खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा पत्थर पे, स्टोन पे, वो क्या होगा? कॉन्करेंट फोर्स होगा, साथ ही साथ कोप्लेनर फोर्स भी है। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3, F4, F5, इस तरीके से ये पाँचों के द्वारा अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब ये पाँचों का जो रिजल्टेंट हो क्या होगा? 5 फोर्स हमने लगाया, इसकी जगह एक ही सिंगल फोर्स लगाना चाहते हैं। 5 जो इफेक्ट यहाँ पे पैदा कर रहा है, वही इफेक्ट हम एक फोर्स लगा के उत्पन्न करना चाहते हैं, तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा।
तो पांचों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज़ कर सकते हैं। F1 के पैरेलल और एक स्केल वैल्यू लेके आप लाइन ड्रॉ करिए और डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन में होगा। वैसे ही F2 के पैरेलल और उसके डायरेक्शन में, F3 के पैरेलल लाइन, F4 के पैरेलल लाइन, F5 के पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं मिला, इसका मतलब ये सभी पांच फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में रहते तो ये क्लोज्ड पॉलीगन आपको मिलता। तो F1 से F5 वाला जो पॉइंट है उसको ऐड करेंगे तो ये जो लाइन होगा ये रिजल्टेंट को शो करेगा इन पांचों फोर्स का, और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सभी फोर्स का ऑर्डर में डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो आर्क वाली जो लेंथ है इसका लेंथ कैलकुलेट मेजर करके हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स का यूज़ करते हैं। आई होप लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लामीस थ्योरम के बारे में। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लामीस थ्योरम, Lami's theorem states that if three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. It means, देखिए आपको पास क्या है, ऐसे तीन फोर्स ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, एक रस्सी से लटक रही है, तो लड़की का जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, और ये लड़की के वेट के कारण इस रस्सी पे टेंशन आएगा, रस्सी CB में टेंशन आएगा, रस्सी CA में टेंशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट C पे तीन फोर्स, देखिए तीन फोर्स है, लड़की का वेट है और दोनों रस्सी पे टेंशन फोर्स है। तो ये तीनों फोर्स जो है एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट C पे। तो ये क्या है, कॉन्करेंट फोर्स है और तीन फोर्स है। और यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी पोजीशन में लड़की क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस फोर्स होते हैं, मतलब जिनका रिजल्टेंट जीरो होता है। ऐसे फोर्स को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई मूवमेंट, कोई इफेक्ट यहाँ पे फोर्स का नहीं आएगा। तो ये तीन फोर्स एक्ट करेगा एक पॉइंट पे, तीनों फोर्स कोप्लेनर होगा, एक ही प्लेन पे होगा, और तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तभी आप लामीस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो तीन फोर्स F1, F2, F3 है। ठीक है, जो एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही है। और देखिए इस तरीके से ये F1, F2, F3 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये तीनों फोर्स के बीच का एंगल भी हमें पता रहता है। मान लो ये F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा है, F1 और F3 फोर्स के बीच का एंगल बीटा, और F1, F2 फोर्स के बीच का एंगल गामा। तो अकॉर्डिंग टू लामीस थ्योरम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर फोर्स है ना, उसके सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू लामीस थ्योरम F1 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स ले लीजिए और उसके सामने वाला एंगल, मतलब बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल, F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, और इसको F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। वैसे ही F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। F2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, F1 और F3 के बीच के एंगल के साइन के। तो F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, जिसको हम लिख सकते हैं F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैसे ही F3 इज प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, और इसको हम लिख सकते हैं F3 बाई साइन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये तीनों रिलेशन कांस्टेंट होता है और तीनों कांस्टेंट वैल्यू इक्वल होते हैं, इसलिए F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा, ऐसा रिलेशन होता है। इट इज़ दी लामीस थ्योरम। लामीस ने ऐसा दिया हुआ है, इसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव भी किया। जितने भी हम लॉ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं सभी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद ये लॉ और प्रिंसिपल बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही है ना, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके ये प्रिंसिपल बनाया गया। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास तीन फोर्स है F1, F2, F3,
है ना। एंगल भी हमें पता है, F1 F2 के बीच का एंगल गामा, F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फ़ा और F1 F3 फोर्स के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लामिस थ्योरम को प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC इस फोर्स को लेके। तो इस फोर्स को लेके हम ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्स को अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्स हम पढ़ चुके हैं कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, 3 फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स है, पैरेलल फोर्स, कोप्लेनर फोर्स है, तो हम आराम से लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे F1 फोर्स का स्केल वैल्यू लेके हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, F1 फोर्स के पैरेलल सेट करके AB लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना, F1 फोर्स। वैसे ही F2 फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल सेट करके B से हमने BC लाइन ड्रॉ कर लिया, F2 फोर्स। वैसे ही F3 फोर्स के पैरेलल सेट करके हमने CA को ज्वाइन कर दिया। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्लोज्ड ट्राइंगल हमें मिलेगा, यही लॉ ऑफ ट्राइंगल है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल है, यहाँ पे देखिए एंगल पॉइंट C पे एंगल जो बन रहा है एक्सटर्नल एंगल एट पॉइंट C, ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, ये एंगल होगा अल्फा के बराबर। ठीक है, वैसे ही पॉइंट A पे एक्सटर्नल एंगल, ये एंगल होगा बीटा के बराबर, और पॉइंट B पे एक्सटर्नल एंगल होगा गामा के बराबर। क्लियर है। तो ये एंगल हमें पता है, ये ट्राइंगल पे ऐसा रिलेशन होता है। तो ये पॉइंट C पे एंगल हो जाएगा इंटरनल एंगल 180 माइनस अल्फ़ा, पॉइंट A पे इंटरनल एंगल 180 माइनस बीटा, और पॉइंट B पे इंटरनल एंगल होगा 180 माइनस गामा। क्लियर है। ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स है, और एक्सटर्नल एंगल भी हमें पता है। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन रूल अप्लाई करेंगे। साइन रूल क्या है, कोई भी साइड है तो साइड का सामने वाला जो एंगल है, जैसे F1 के सामने कौन एंगल C है, F2 के सामने एंगल A है, B के सामने F3 के सामने एंगल B है, तो ऐसे ही। तो कोई भी साइड का सामने वाला एंगल का साइन का जो रेशियो होता है, ऐसे ही सभी साइड के लिए ये क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे F1 ऑब्लिक उसके सामने वाला एंगल है 180 माइनस अल्फ़ा, तो साइन 180 माइनस अल्फ़ा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 ऑब्लिक F2 बाई साइन 180 माइनस बीटा। ऐसे ये इक्वल होगा F3 बाई साइन 180 माइनस गामा। ये रिलेशन होता है साइन रूल में किसी भी ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन 180 माइनस बीटा हो जाएगा साइन बीटा, और साइन 180 माइनस गामा होगा साइन गामा। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये रिलेशन मिलेगा, F1 बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। फाइनली ये प्रूव हो गया लामिस थ्योरम। यही लामिस थ्योरम है। लामिस थ्योरम क्या होता है, किसी भी पॉइंट रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्स है, कोप्लेनर फोर्स है, तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो किसी एक फोर्स और बाकी 2 फोर्स के सामने कोई एक फोर्स बाकी 2 फोर्स के बीच के एंगल के साइन के बराबर या उसके प्रोपोर्शनल होता है। यही लामिस थ्योरम है। लामिस थ्योरम के आधार पे ये इक्वेशन हमें मिलेगा, F1 अपान साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा। आई होप कि ये लामिस थ्योरम आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।